प्रीवियसली इन कैंडलस्टिक पैटर्न हमने जाना कि स्टॉप लॉस क्या होगा और एंट्री पॉइंट क्या होगा। उस पर हमने डिटेल एनालिसिस डिटेल डिस्कशन किया, लेकिन हमने कभी भी नहीं जाना कि एंट्री पॉइंट क्या होगा, हमारा टारगेट प्रॉफिट क्या हो सकता है, हमारा टारगेट प्राइस क्या होगा। जो भी हमारा एंट्री पॉइंट होगा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन उसका टारगेट पॉइंट, टारगेट प्रॉफिट या फिर टारगेट लेवल को हमने डिस्कस नहीं किया था। किसी भी स्टॉक का टारगेट प्राइस या टारगेट प्रॉफिट को जानने के लिए हमें सबसे द बेस्ट वे इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जो कि हमें बताता है किसी भी स्टॉक का बाइंग प्रेशर क्या है, कहाँ पे बाइंग प्रेशर है और कहाँ पे इसका सेलिंग प्रेशर है। इस वीडियो में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को एकदम सिंपल से सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक एडवाइस है या सजेशन, जैसा समझ लें आप, कि अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं समझा या फिर नहीं जाना है उसे, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप उसे अच्छे से समझें और फिर आए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे। वहाँ पे आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कैंडलस्टिक नहीं आता है तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस समझ में नहीं आएगा, आप बिल्कुल समझ पाएंगे। लेकिन क्या है कि सपोर्ट पे कौन सा कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है, रेसिस्टेंस पे कौन सा कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपको जानना जरूरी है। अगर आपको कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन क्लियर नहीं है तो कहाँ पे इसका बाइंग है, कहाँ पे सेलिंग है, वो आप कंफर्म नहीं कर पाओगे। लेवल भले पता हो जाएगा, लेकिन आप कंफर्मेशन नहीं ले पाओगे वहाँ पे। तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले कैंडलस्टिक पैटर्न का सीरीज को देख लीजिए, उसे अच्छे से समझ लीजिए, कितने जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे आइए। यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आखिर होता क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक लेवल है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर को अट्रैक्ट करता है। सपोर्ट जो क्या है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंग प्रेशर को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, बाइंग को। और जो रेसिस्टेंस है वो सेलिंग प्रेशर को अट्रैक्ट करेगा। सेलिंग प्रेशर को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई प्राइस सपोर्ट लेवल पे पहुंचेगा तो वहाँ से ज़्यादा चांसेस होगा कि जब भी कोई प्राइस सपोर्ट लेवल पे यहाँ पे पहुंचा तो ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्स होकर ऊपर जा सकता है। ठीक है, और जब भी कोई प्राइस रेसिस्टेंस में क्या होगा, जब भी कोई प्राइस जब नीचे की तरफ सपोर्ट की तरफ से उठता हुआ आएगा और जैसे ही एक लेवल पे पहुंचेगा, ठीक है, वहाँ से जब बाइंग प्रेशर सॉरी जब सेलिंग प्रेशर का जब जब सेलिंग प्रेशर का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ जाने लगेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या है, आप मतलब से ही समझ सकते हो। सपोर्ट एक ऐसा लेवल जहाँ पे किसी भी प्राइस को नीचे जाने से रोकेगा ये। ठीक है, किसी भी प्राइस को नीचे जाने से ये रोकेगा ताकि ये इसके नीचे कोशिश हो कि ना जा पाए। रेसिस्टेंस में सेम वैसे ही होगा, किसी भी प्राइस जब भी कोई प्राइस को किसी भी स्टॉक के प्राइस को वो लेवल ऊपर जाने को या फिर ऊपर अपवर्ड जाने से रोकेगा उससे। ठीक है, और यहाँ से सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से सप्लाई बढ़ेगा और स्टॉक फिर नीचे की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, डिमांड की तरफ। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है, या फिर सप्लाई एंड डिमांड जो भी कह लो आप। ठीक है, डिमांड और सप्लाई को समझने के लिए एक एग्जांपल है मेरे पास समझाने के लिए। सपोज आपके पास, आपने कभी भी राजधानी एक्सप्रेस का कभी भी टिकट लिया होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे जैसे टिकट कम होता जाता है प्राइस उसका इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अगर हम उसे स्टॉक के भाषा में समझे कि तो जैसे ही टिकट का दाम, सपोज 100 टिकट है उसका दाम 1000 रुपये है, तो जैसे जैसे उसका क्वांटिटी कम होता जाएगा उस स्टॉक का दाम बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो जो स्टॉक है एक वैल्यूएबल स्टॉक है। ठीक है, तो वैसे ही बढ़ता जाएगा। जैसे ही एक लेवल पे पहुंच जाएगा, जब लगेगा कि हाँ 99 या फिर एक एक लेवल पे पहुंच जाएगा, तो वहाँ से
उम्मीद है कि सब अपने अपने जो भी जिन्होंने भी अपना टिकट लिया होगा, ठीक है, वो अब बेचना अगर शुरू कर दे, अगर वो बेचना शुरू कर दे तो वहाँ से क्या होगा, फिर से जो टिकट का जो प्राइस है वो नीचे की तरफ जाने लगेगा और फिर वहीं पे चला जाएगा वो 1000 के आसपास, और फिर से जो क्वांटिटी होगा वो फिर से वहाँ पे 100 का क्वांटिटी का वैसा हो जाएगा, फिर से वहाँ से डिमांड बढ़ने का चांसेस हो जाएगा। तो ये जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जो स्ट्रैटेजी है वो डिमांड एंड सप्लाई पे ही काम करता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को समझना बहुत इजी है, मैं इसे डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला पॉइंट तो ये था कि सपोर्ट जो है हमेशा बाइंग प्रेशर को अट्रैक्ट करता है। दूसरा पॉइंट ये कि सपोर्ट जो भी होगा, जब भी सपोर्ट का फॉर्मेशन होगा वो करेंट प्राइस, ठीक है, किसी भी स्टॉक का करेंट प्राइस के नीचे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जो रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा करेंट प्राइस के, किसी भी स्टॉक के करेंट प्राइस के ऊपर फॉर्म में होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ फॉर्म होगा। तो ये एक सिंपल भाषा में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, सपोर्ट जो है मार्केट को किसी प्राइस को नीचे आने से रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा, और रेजिस्टेंस वहीं दूसरी तरफ किसी भी प्राइस को ऊपर जाने से रोकेगा, उस लेवल से ऊपर जाने से रोकेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी भी जब भी सपोर्ट पे किसी भी स्टॉक का प्राइस आने का मतलब है कि वहाँ पे बाइंग के चांसेस, वहाँ पे प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेसिस्टेंस पे किसी भी प्राइस, जब कोई भी स्टॉक का प्राइस पहुँचता है तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड्स की तरफ जाएगा। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को समझना बहुत ही ईजी है, और जैसा कि मैंने समझाने की कोशिश की अब तक, लेकिन इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा कंसेप्ट वाला है, जो मैं अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेसिस्टेंस लेवल किसी एक प्राइस या फिर एक लेवल पर नहीं होता, एक जोन उसको हम डिफाइन करके रखते हैं, ठीक है। सपोज कोई स्टॉक है, ठीक है, आप ABC ले लो, ठीक है, कोई भी स्टॉक ABC ले लो। सपोज वो यहाँ से 10 रुपये के प्राइस से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, 10 रुपये के प्राइस से ऊपर की तरफ जाता है, फिर यहाँ पे वो 30 पे पहुँचता है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, फिर यहाँ पे 15 के आसपास पहुँचता है, फिर यहाँ से ये ऊपर जाता है, ठीक है, इसी 30 के लेवल पे जाता है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, 10 पे आता है फिर से यहाँ पे। तो ये हमारा एक रेंज बन गया, ठीक है, ये हमारा रेसिस्टेंस बन गया, ये हमारा सपोर्ट बन गया। ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। रेसिस्टेंस जहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस जो 30 के आसपास जब भी जा रहा है वो वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ चल जा रहा है, और जब भी 10 के आसपास जब भी कोई प्राइस आ रहा है वो वहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जब यहाँ पे आए, ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऐसे जाए, ठीक है, और जैसे ही 28 के आसपास पहुँचेगा, ठीक है, 28 के आसपास पहुँचेगा, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने लगेगा, ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे 12 के पास पहुँचेगा, ठीक है, 12 रुपये के पास, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन आपका ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप समझें कि 30 का लेवल है, 28 तक पहुँचा, फिर मार्केट नीचे चला गया, मतलब रेजिस्टेंस में, तो उसे हम रेजिस्टेंस कंसिडर कैसे करें। तो यही एक इम्पॉर्टेंट नोट था, यही मैंने बताया था कि ये एक लेवल नहीं है, एक जोन है, ठीक है। अगर यहाँ पे 28 और 30 के आसपास स्टॉक पहुँच के नीचे जा रहा है, प्राइस पहुँच के उसके नीचे जा रहा है, या फिर 10 या 12 कह लो, या 10 या 13 के रेंज में जब प्राइस ऊपर की तरफ चला जा रहा है, तो एक उसे जोन डिक्लेयर करेंगे, रेसिस्टेंस जोन, ठीक है, और सपोर्ट जोन, और उसे सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंस जोन्स डिफाइन करेंगे, क्योंकि एक हमेशा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अगर आप जोन में डिफाइन करोगे
तो आपके लिए उतना अच्छा है। अगर आप लेवल डिफाइन कर लो, सपोज आपने 30 का लेवल डिफाइन कर लिया कि नहीं, जब 30 के आसपास जाएगा तो ही मैं इसे बेचूंगा, ठीक है, ठीक है, तो ही मैं इस यहाँ पे सेल करूँगा किसी भी स्टॉक को, और जब ये 10 पे जाएगा तो ही मैं यहाँ पे बाई करूँगा। तो वो शायद उस वक्त ना आ पाए। यहाँ पे 2 बार आया, तीसरा बार 28 पे रह गया, तो आप इसके इंतज़ार में रहोगे कि फिर कब ये 30 पे आएगा और कब मैं इसको सेल करूँगा और कब मैं इसे 10 पे आएगा और कब मैं इसे बाई करूँगा। तो यही कन्फ्यूजन है, क्लियर करना है कि जब भी उस जोन में आएगा 28, 27 से 30 का कह लो यहाँ पे आप, या फिर 10 से 12 जैसे मैंने बताया, वो एक जोन डिक्लेयर कर लो। जैसे उस जोन के पास आता है वो एक कोई कन्फर्मेशन मिलता है आपको, कन्फर्मेशन वाला कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखता है, तो आप वहाँ से बाई या सेल करके अपने प्रॉफिट बना सकते हो। अब चल लेते हैं अगले पॉइंट पे, ठीक है, कि हम किसी भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का कंस्ट्रक्शन या फिर ड्राइंग कैसे करेंगे। उसके भी कुछ लॉजिक है, उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको हेल्प करेगा किसी भी स्टॉक का कंस्ट्रक्शन करने में या फिर उसको ड्रॉ करने में, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए या फिर उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास 3 या 4 पॉइंट है। तो स्टेप 1 ये है, पहला स्टेप ये है कि सपोज आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है, 10 दिन 5 दिन जैसा भी, और आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड करना है या फिर ड्रॉ करना है। तो आपके पास जो टाइम फ्रेम हो, जो चार्ट पे डेटा पॉइंट्स होना चाहिए, वो 3 to 6 मंथ का होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक स्क्रीन पे आपका 3 से 6 महीने का डेटा होना चाहिए, 4 महीने का डेटा कह लो, 6 महीने का डेटा कह लो, ठीक है। अगर आपका लॉन्ग टर्म है, ठीक है, अगर आप ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, तो वहाँ पे जो आपका स्टॉप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो होगा वो 12 to 18 मंथ्स का होना चाहिए, ठीक है, 12 to 18 मंथ्स का होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आप देखते होगे, सपोज मान लो ये कोई एक स्क्रीन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका होगा ये 3 से 6 महीने का यहाँ पे चार्ट होना चाहिए आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। वहीं दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म में आपके पास 12 to 18 मंथ का चार्ट होना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए लॉन्ग टर्म में। ये पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, आपको आइडेंटिफाई करना है एटलीस्ट 3 प्राइस एक्शन जोन, ठीक है, एटलीस्ट 3 प्राइस एक्शन जोन को आइडेंटिफाई करना है। तो कितने तरीके से प्राइस एक्शन जोन हमारा हो सकता है। एक वो जोन, जैसा कि आप सपोज आप देखो कि जैसे क्या होता है ना कि एक मान लो ये एक सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है। सपोज कोई ये स्टॉक है जो यहाँ से ऊपर की तरफ तो जाता है, ठीक है, लेकिन यहीं पे जाके ये काफ़ी हेजिटेट होता है यहाँ से ऊपर जाने के लिए और यहाँ से फिर इसे नीचे आ जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टॉक सपोज मान लो 10 रुपये का है, वो पहुँचा 30 के आसपास, ठीक है, और 27 से 32 के बीच में ही, ठीक है, वो ट्रेड करना शुरू कर दिया, फिर वहाँ से नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो वहाँ पे एक हेजिटेशन क्रिएट होता है कि प्राइस 32 के ऊपर जाएगा या 27 के नीचे आएगा। तो वहाँ पे एक हेजिटेशन होता है, जब मार्केट में कंफर्मेशन नहीं मिलता है या फिर कुछ न्यूज़ नहीं मिलता है, तो वहाँ पे मार्केट हेजिटेशन में होता है, ठीक है, एक ऐसा सेंटिमेंट में होता है जब बायर्स और सेलर्स दोनों के बीच, दोनों के अंदर एक हेजिटेशन होता है कि मार्केट यहाँ से बाई करना है या फिर यहाँ से सेल करना है, ठीक है। अगर यहाँ से कुछ भी कंफर्म होता ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वहाँ से सीधा मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है या सीधा मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि मार्केट यहाँ पे हेजिटेशन में चला जाता है। सेम वैसे ही होगा जैसे मार्केट यहाँ से हेजिटेशन में नीचे आया, ठीक है, और फिर यहाँ से एक हेजिटेशन यहाँ पे भी एक क्रिएट होता है, सपोर्ट पे भी, जैसा रेजिस्टेंस पे क्रिएट हो सकता है वैसा सपोर्ट पे भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे फिर से हेजिटेशन हो गया, क्रिएट हो गया, मार्केट फिर से हेजिटेशन एरिया में चला गया और फिर यहाँ से मार्केट
बायर्स और सेलर्स दोनों फिर से यहाँ पे कंफ्यूज है कि हम यहाँ पे 12 और 8 के बीच में हम सेल करें या बाई करें। वो कन्फ्यूजन है, वो हेजिटेशन साफ साफ यहाँ से स्टॉक से दिख जाता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये बता रहा हूँ कि कितने तरीके से प्राइस जोन हो सकते हैं, ठीक है। ये जोन 1 था कि जहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ पे ऊपर में ही रेजिस्टेंस लेवल पे ही एक मार्केट वहीं पे अप डाउन होने लगता है, ठीक है, हेजिटेशन में चला जाता है। दूसरा जोन ये ऐसा हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट लेवल पे मार्केट ऊपर से नीचे आया, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ आता है और वहाँ पे सपोर्ट लेवल पे हेजिटेशन क्रिएट होता है, ठीक है। तीसरा ऐसा हो सकता है कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे गया, ठीक है, अब यहाँ पे क्लैरिटी बायर्स और सेलर्स को है, यहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव होंगे और ये एक वी शेप में रिवर्स हो जाएगा, साफ रिवर्सल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई हेजिटेशन, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ और मार्केट जैसे ऊपर गया रेसिस्टेंस पे पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल बना, ठीक है, और मार्केट यहीं से नीचे चला गया, सेलर एक्टिव हुए, बायर्स ने अपना प्रॉफिट बनाया, सेलर एक्टिव हुए और यहाँ से मार्केट सीधा की तरफ नीचे चला गया। तो ये 3 तरीका है प्राइस जोन का क्रिएशन का। प्राइस जोन इतने तरीके से क्रिएट हो सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी प्राइस, कम से कम 3 प्राइस एक्शन जोन का क्रिएशन जरूरी है। अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसे चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी फिर ऐसे ही रफली समझ लेते हैं, ठीक है, चार्ट पे और अच्छा से क्लियर होगा। जब हम रफली हमारे माइंड का क्लियर हो जाएगा तो चार्ट पे हम आसानी से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, हम किसी भी प्राइस एक्शन को फाइंड कर सकते हैं या फिर किसी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्टेप 3 ये है कि पहले आप, जब आपको प्राइस एक्शन जोन मिल गया है, ठीक है, और वो 3 से 6 महीने या फिर 12 टू 18 महीने, 12 से 18 महीने आप अपने ट्रेडिंग को पहले कंफर्म कर लीजिए, शॉर्ट ट्रेडिंग है या फिर लॉन्ग ट्रेडिंग है। उसके बाद उसको कंफर्म करने के बाद आप प्राइस एक्शन जोन को फाइंड कीजिए। कम से कम 3 प्राइस एक्शन जोन को फाइंड करना है और वो जो तीनों जो प्राइस एक्शन जोन मिलेंगे आपको, ठीक है, उनको अलाइन कर लीजिए, ठीक है। ये तीसरा स्टेप है, अलाइन द प्राइस एक्शन जोन। अलाइन द प्राइस एक्शन जोन। सपोज आपको एक किसी भी स्टॉक का, ABC किसी भी स्टॉक का यहाँ पे एक जोन मिलता है, ठीक है, एक यहाँ पे जोन मिलता है, ठीक है। सपोज ऐसा है स्टॉक, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ऐसा ऐसा बना हुआ फॉर्मेशन उसका ऐसा है। तो आप उसे अलाइन कर लीजिए, उसे आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है, उसे अलाइन कर लीजिए। अलाइन करने के लिए ऐसे है, ठीक है, जैसे ही यहाँ से जा रहा है इसको ऐसे अलाइन कर दीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ से जा रहा है उसे ऐसे अलाइन कर लीजिए, यहाँ से जो जा रहा है उसे ऐसे अलाइन कर लीजिए, यहाँ से जो आ रहा है ऐसे अलाइन कर लीजिए। और स्टेप 4 ये है, ठीक है, स्टेप 4 ये है कि जो भी आप अलाइन कर रहे हो, ठीक है, जो कुछ भी आप अलाइन कर रहे हो, अलाइन इन हॉरिजॉन्टल जोन, हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को फिट बैठना चाहिए, ठीक है, एकदम सीधा होना चाहिए, थोड़ा सा भी टेढ़ा वेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम सीधा होना चाहिए और उस पर एक इसका जोन बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, प्राइस एक्शन का या फिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का जोन बना होना चाहिए। तो ये 4 स्टेप हैं जिसके थ्रू, जिसके हेल्प से आप किसी भी स्टॉक का किसी भी सिचुएशन में आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को किसी कंफ्यूजन का आप ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए एक बार हम चार्ट पे भी देख लेते हैं, ठीक है, चार्ट पे कैसा दिखता है, चार्ट पे कैसे हम इन चारों पॉइंट को हम देख सकते हैं। तो हम चार्ट पे 3 मंथ, शॉर्ट टर्म और फिर हम लॉन्ग टर्म दोनों तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास शॉर्ट टर्म का देख लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म में देख सकते हो आप, जैसे मैंने बताया 3 to 6 मंथ कैसे आप काउंट करोगे। जैसे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई और जून यहाँ पे है। मैंने यहाँ पे 6 मंथ का लिया है। आप 5 मंथ, 3 महीने ले सकते हो अगर आपका ट्रेडिंग बिल्कुल शॉर्ट है, ठीक है, बहुत 2-3 दिन या आप 4-5 दिन के लिए करना चाह रहे हो तो उस कंडीशन में आप कर सकते हो। उस कंडीशन में आपको ये 3 to 6 मंथ का एक डेटा लेना है, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना, दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप ये था कि हमें 3 कम से कम प्राइस एक्शन जोन ढूंढना है, ठीक है।
तो वो कैसे ढूंढेंगे? तो वो एक यहाँ से हम ड्रॉ पे क्लिक कर लेते हैं। वो कैसे ढूंढेंगे? यहाँ से एक ये हो गया, ठीक है, एक ये जोन हो गया, ठीक है। वो कितने तरीके से होना चाहिए? या तो शार्प हो सकता है, या फिर मार्केट एक हेजिटेशन सपोर्ट पे हो सकता है, या फिर एक हेजिटेशन एक रेसिस्टेंस पे हो सकता है, ठीक है। तो एक यहाँ पे हो गया, ये सब शार्प रिवर्सल है, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इतने सारे हमें मिल गए। तो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो भी हमने प्राइस एक्शन जोन को जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसको हमें अलाइन करना है, ठीक है। अलाइन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, जैसा मैंने ट्यूटोरियल में बताया था ट्रेडिंग व्यू के, आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड में सेकंड वाला जो ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे आपको सिर्फ बहुत सारे लाइंस मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत तरह के लाइन मिल जाएंगे, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे सपोज आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक कर लो, इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पे पकड़ो आप इसे, और यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। यहाँ पे एकदम सिंपल है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये मैंने 3 क्लिक किया, ठीक है। और आप अब आप कहोगे यहाँ जो है ये जो पॉइंट है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर हल्का सा निकला हुआ है, यहाँ पे ये निकल नीचे की तरफ निकला हुआ है। तो मैं फिर से बता दूं कि जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है वो हमेशा जोन में वर्क करता है। जो हम आप जितना अच्छा जोन क्रिएट कर पाओगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। अगर आपने एक लेवल क्रिएट किया है तो यहाँ पे शायद आप बाई नहीं कर पाते, यहाँ पे जो भी बायर्स होंगे वो शायद बाय नहीं कर पाए, और ये फाइल फिर ये ऊपर ना जा पाए। वैसे ही यहाँ पे भी है कि अगर आपको सेलिंग करना होता, ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता। अगर आपने इसे जोन अगर डिक्लेयर किया है, अगर इसे आपने जोन डिटेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप कंफर्म हो जाओगे। जैसे ही यहाँ पे कोई भी कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन होता है, आप यहाँ से सेल करोगे और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ शॉर्ट टर्म में चला जाएगा। तो दोस्तों अगले चार्ट में हम मैचडॉक का देखेंगे, ठीक है, जहाँ पे मैंने 16 टू 17 मंथ का लिया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को यहाँ पे फिर से ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो चलिए फिर पहले हम क्या कर लेते हैं। पहला जो पॉइंट था, हमारा पहला जो स्टेप था, इस 12 टू 18 मंथ का डेटा पॉइंट्स लेना हमें, ठीक है। मतलब चार्ट पे 12 टू 18 पॉइंट होना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे 16 टू 17 मंथ का लिया है, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि अब हमें 3 प्राइस एक्शन को जो डिटेक्ट करना है, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है, एक आप ये कह सकते हो, एक ये है, एक ये है, यहाँ पे है, एक ये है, एक यहाँ पे है, ये है। तो इतने सारे जोन हमें मिल गए। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में जोन को जितना ज़्यादा क्लियर रखोगे, जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है कुछ भी फाइंड करने में, तो आप वहाँ पे उसको जोन डिक्लेयर मत करो आप, ठीक है। उसे प्राइस एक्शन जोन मत रखो, आप कोई और देख लो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, हमें अलाइन करना है, और हमें अलाइन चौथा पॉइंट के हिसाब से हॉरिजेंटल वे में करना है, ठीक है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, आप जैसे यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन लेंगे, ठीक है, जैसे इस प्राइस पे रेंज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखेंगे, फिर यहाँ पे एक बार एक फिर से क्लिक करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे एक बार सबसे ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे। तो हमारे पास 4 जोन मिल गए, ठीक है। अब चारों जोन में ये देखेंगे कि सबसे स्ट्रांगेस्ट और सबसे वीकेस्ट जोन कौन कौन सा है। सबसे स्ट्रांग जोन और वीक जोन का मतलब ये है कि स्ट्रांग जोन का मतलब ये है कि जिस लेवल पे, जिस जोन पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का सबसे ज़्यादा क्रिएशन हो रहा है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फॉर्मेशन हो रहा है,
उस लेवल को हम एक स्ट्रॉन्ग जोन कहेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जोन कहेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये जो जोन है, यहाँ पे दो बार फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे दो बार फॉर्मेशन हुआ और बाकी जगहों पे एक एक बार का फॉर्मेशन हुआ है। आपको अभी उतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, अगर मैं इसे स्ट्रेच करूँ, ठीक है, आपको एक अच्छे से पता लग रहा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसा आप देख सकते हो इस जोन में, और इसी जोन के पास यहाँ पे गया। और जो मैंने पहले बताया था कि जो तीन जो मैंने डिफाइन किया था, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और यहाँ पे एक समय तक एक हेजिटेशन में था मार्केट, ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ उस लेवल को बार बार यहाँ पे टच करता हुआ, उस प्राइस को हमेशा टच करता हुआ नीचे की तरफ फिर आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी दिनों तक इसी लेवल को वो टच करता हुआ आ रहा था, ठीक है। और फिर यहाँ से मार्केट आया, ठीक है, यहाँ पे एक साफ डाउनवर्ड फॉर्म हुआ, फिर यहाँ से एक साफ वी फॉर्म बना, ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट एक नीचे की तरफ गया, यहाँ पे भी एक साफ रिवर्सल हुआ और फिर वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अब अगला कन्फ्यूजन आपका ये होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला था कि पहले आप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ लीजिए। जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये सपोर्ट जोन है, जैसे इस जोन से ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आने लगा और जैसे ही फिर से सपोर्ट जोन पे आया, ठीक है, फिर से सपोर्ट जोन पे आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हरामी कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है, आप साफ साफ देख सकते हो, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि अब हम यहाँ से एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस तो हमें पता है, लेकिन एग्जिट पॉइंट क्या होगा। सपोज आपने किसी सपोर्ट पे आपने किसी प्राइस को बाई किया है, ठीक है, तो जब तक वो रेसिस्टेंस लेवल के आसपास ना आ जाए, ठीक है, सपोज ये कोई स्टॉक है, सपोज इसी में देख लेते हैं, ठीक है, इस लेवल पे आपने बाई किया, जैसे ये मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ तक जैसे ही आया, आप यहाँ पे कॉन्शियस हो जाओगे, ठीक है, कि हमारा अब जो टारगेट पॉइंट है वो मिलने वाला है, ये क्योंकि ये रेसिस्टेंस पॉइंट पे अब वो स्टॉक आ चुका है, उस स्टॉक का प्राइस जो है रेसिस्टेंस लेवल पे आ चुका है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा और जैसे ही यहाँ पे एक बेरिस फॉर्मेशन होता है, बेरिस कैंडलस्टिक का जैसे ही फॉर्मेशन होता है, मार्केट आप सेल कर दोगे, आप वहाँ पे जो आपका टारगेट प्रॉफिट होगा उससे आप अचीव करोगे और स्टॉक को वहाँ पे सेल करके फिर जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसे इंजॉय करोगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन का फॉर्मेशन यही होगा, आपका अगला क्वेश्चन का कन्फ्यूजन आपका यही होगा कि जब भी हम किसी भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस को ड्रॉ या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो कितना सही है, ठीक है, वो उसका करेक्ट एक्यूरेसी कितना ज़्यादा है और या कितना कम है। एक्यूरेसी का पता करने का सिर्फ एक तरीका है, ठीक है, सिंपल सा तरीका है कि उसका हिस्ट्री आप चेक करोगे, ठीक है, उस लेवल का, उस जोन का हिस्ट्री को चेक करोगे, ठीक है, हिस्ट्री को चेक करोगे, उस लाइन पे अगर सबसे ज़्यादा स्टॉक वहाँ पे आके फिर ऊपर गया है मैक्सिमम टाइम पे, ठीक है, तो वो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बाई करने के लिए, या फिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको सेल करने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट नोट जो मैं बताना चाहता हूँ, इम्पॉर्टेंट बात, कि कोई भी एक लाइन या कोई भी एक जोन वो सपोर्ट का भी रोल प्ले कर सकता है और रेसिस्टेंस का भी रोल प्ले कर सकता है। अगर कोई स्टॉप नीचे की तरफ यहाँ पे है तो ये रेसिस्टेंस का रोल प्ले करेगा, ठीक है, रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अगर कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर है तो यही जोन एक सपोर्ट लेवल को सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में यही है, उम्मीद है कि आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को आपको लाइव चार्ट पे दिखाने का कोशिश किया है और मैंने ये भी कोशिश किया है कि आपको सिंपल से सिंपल भाषा में सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। कितने स्टेप्स मैंने बताए कि कितने तरीके से क्या क्या, जब भी आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को कंस्ट्रक्ट करो, ड्रॉ करो, तो क्या क्या पॉइंट्स को आप कंसिडर कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप प्रॉफिट बनाते रहिए, आप स्टॉक में बने रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।